यस स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैरियर एकेडमी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10th की एसएसटी के बारे में, और जिसमें से अपना जो टॉपिक रहेगा वो आज का टॉपिक है अपना केंद्र सरकार। क्या रहेगा? केंद्र सरकार। तो हेडिंग डाल दें आप, केंद्र सरकार। टॉपिक रहेगा अपना केंद्र सरकार, जिसको मैं कह सकता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आपको ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार के अंदर सबसे पहले अपन को अध्ययन करना है संसद के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करना है? संसद के बारे में। संसद क्या है, इसके बारे में अपन अध्ययन करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। ध्यान देना, क्या कही मैंने? बात ये कही कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दें। अब नंबर 1 कि संसद है, यदि आपसे पूछा जाए कि संसद के अंग, यदि एग्जाम में पूछा जाए कि संसद के कितने अंग हैं, तो आपको संसद के 2 अंग बताने हैं। नंबर 1 आपका रहेगा लोकसभा, नंबर 1 रहेगा आपका लोकसभा, और नंबर 2 पे आपके रहेगा राज्यसभा। क्या रहेगा? राज्यसभा। नंबर 1 लोकसभा और नंबर 2 राज्यसभा। यदि एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि संसद कितने अंगों से मिलकर बनी है, संसद कितने अंगों से मिलकर बनी है, संसद कितने अंगों से मिलकर बनी है, तो सबसे पहले आपको यहाँ डालना है संसद के अंदर मिलने वाले सर्वप्रथम है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के साथ में आपका आ जाएगा लोकसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, और लोकसभा के बाद में आपका आ जाएगा राज्यसभा। क्या आ जाएगा? राज्यसभा। ये तो आपके होंगे संसद। यदि संसद के अंग पूछे जाए तो आपको 2 अंग नोट करना है, नंबर 1 लोकसभा और नंबर 2 राज्यसभा। संसद कितने अंगों से मिलकर बनी है, तो यदि मिलकर बनी है तो आपके 3 अंग आपको याद रहना है। नंबर 1 राष्ट्रपति से मिलकर बनी है, उसके बाद में आपकी लोकसभा इसमें सम्मिलित होते हैं, और तीसरा आपकी क्या होती है? राज्यसभा। अब आपको एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यदि सरकार के अंग पूछें, सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। कौन कौन से सरकार के 3 अंग होते हैं? नंबर 1 आपकी होती है व्यवस्थापिका, नंबर आपकी होती है एक व्यवस्थापिका। नंबर 2 आपका होता है कार्यपालिका, और नंबर 3 पे आपके आएगी न्यायपालिका। तो सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3। नंबर 1 व्यवस्थापिका, नंबर 2 कार्यपालिका, और नंबर 3 न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब जो ये व्यवस्थापिका है, ये व्यवस्थापिका 2 प्रकार से इसका गठन हुआ है। व्यवस्थापिका का कितने प्रकार से गठन हुआ है? 2 प्रकार से। नंबर 1 आप यहाँ लिख सकते हैं संघीय व्यवस्थापिका, और नंबर 2 आपकी आएगी राज्य व्यवस्थापिका, नंबर 2 आपकी क्या आएगी? राज्य व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका 2 प्रकार से,
देखो व्यवस्थापिका का हमारा गठन है वो दो प्रकार से होगा। नंबर 1 आपकी होगी संघीय व्यवस्थापिका और नंबर 2 होगी आपकी राज्य व्यवस्थापिका। अब यहाँ तक अपने क्या पढ़ा, देखो वापस फिर से देखें एक बार। सेंट्रल गवर्नमेंट का अध्ययन कर रहे हैं। संसद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का ये प्रावधान किया गया था। संसद के 2 अंग होते हैं, नंबर 1 लोकसभा होती है और नंबर 2 राज्यसभा होती है। संसद कितने अंगों से मिलकर बनी है, तो आपको 3 अंग बताने हैं। नंबर 1 आपका राष्ट्रपति, फिर लोकसभा और नंबर 3 पर क्या आएगा, राज्यसभा। फिर सरकार के 3 अंग होते हैं जिससे हमारी ये संपूर्ण व्यवस्था है वो चलती है। नंबर 1 आपकी होगी व्यवस्थापिका, नंबर 2 आपका होगा कार्यपालिका और नंबर 3 होगा न्यायपालिका। अब जो व्यवस्थापिका है ये व्यवस्थापिका 2 अंगों से मिलकर बनी है। 2 जगह व्यवस्थापिका हमारे देश में लागू होती है। नंबर 1 संघीय व्यवस्थापिका होती है और नंबर दूसरी होती है जो हमारी क्या होती है, राज्य व्यवस्थापिका। क्या होती है, राज्य व्यवस्थापिका। अब अपन सबसे पहले जो हमारी संघीय व्यवस्थापिका है और उस संघीय व्यवस्थापिका का एक हिस्सा है लोकसभा। क्या है, लोकसभा। तो उस लोकसभा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं लोकसभा। क्या हेडिंग डालना है, लोकसभा। अब देखो ये लोकसभा, सबसे पहले इसको अपन को समझना है। लोकसभा, लोग मतलब लोगों की, याद रखना, लोग का मतलब होता है लोगों, तो इसका अर्थ हो जाएगा लोगों की सभा। लोगों की सभा, लोकसभा का मतलब क्या है, ये लोगों की सभा है। ये किसकी सभा है, लोगों की। क्योंकि जो हमारी संसद है उस संसद के ये 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, राष्ट्रपति होता है, लोकसभा है और राज्यसभा। तो सबसे पहले हमने देखा लोकसभा। लोकसभा का मतलब है लोगों की सभा। किसकी सभा है, ये लोगों की सभा। अब को याद रखना है जो भारत का संविधान है उस संविधान के अनुच्छेद 81, याद रखना 81, संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान है। लोकसभा के गठन का प्रावधान है। लोकसभा के गठन का प्रावधान है। कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 81। याद रखना अनुच्छेद 81 में ये प्रावधान किया गया है कि भारत की जो लोकसभा होगी उस लोकसभा का गठन है वो अनुच्छेद 81 के अंतर्गत किया जाएगा। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना है। नंबर 1, अब देखो, अब लोकसभा है, इस लोकसभा को अपन थोड़ा डिटेल से देखते हैं। नंबर पॉइंट अपने पहला लिख दिया कि अनुच्छेद 81 के अंदर लोकसभा का गठन है। लोकसभा का निर्वाचन, याद रखना लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से, याद रखना लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। जनता द्वारा होता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। कैसे, अब देखो, क्योंकि भारत के अंदर इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना, भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं और उन राज्यों को जनसंख्या के आधार पर लोकसभा के सदस्यों का जो सदस्य संख्या है उसको बांटा गया है। तो सबसे पहले क्या हो गया, इसका गठन है वो अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है। फिर लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। नंबर दूसरा, मैं लोकसभा के बारे में कह सकता हूँ कि लोकसभा एक निम्न सदन है। याद रखना लोकसभा एक निम्न सदन है। लोकसभा एक निम्न सदन है। दूसरा पॉइंट क्या बन रहा है लोकसभा के बारे में, कि लोकसभा है वो एक निम्न सदन है। नंबर तीसरा बिंदु अपना बन रहा है कि लोकसभा एक लोकप्रिय सदन है। लोकसभा एक लोकप्रिय सदन है। नंबर तीसरा पॉइंट बन रहा है लोकसभा एक लोकप्रिय सदन है। लोकप्रिय सदन क्यों हुआ, क्योंकि लोगों द्वारा इसका निर्वाचन होता है और यही संसद के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है वो कौन निभाता है, लोकसभा। इसलिए लोकसभा को अपन क्या कह सकते हैं, ये लोकप्रिय सदन है। और लोकसभा के बारे में क्या बात है, बिंदु नंबर नेक्स्ट देखें आप। नेक्स्ट बिंदु ये बता रहा है कि लोकसभा, भारतीय जो संविधान है, सर्वप्रथम जब संविधान का निर्माण हुआ तो बिंदु नंबर मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ। जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय
उस समय जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय लोकसभा की, जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय लोकसभा के सदस्यों की संख्या, लोकसभा के सदस्यों की संख्या, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई, 500 निर्धारित की गई थी। पहले क्या हुआ देखो, लोकसभा के गठन की बात करें अपन, अनुच्छेद 81 के अंदर लोकसभा का गठन का प्रावधान है। नंबर 2 पॉइंट क्या कह रहा है कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। बिंदु नंबर 3 लोकसभा एक निम्न सदन है। बिंदु नंबर 4 लोकसभा एक लोकप्रिय सदन है। बिंदु नंबर 4 जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय लोकसभा की सदस्य, लोकसभा की संख्या 500 निर्धारित की गई थी। बिंदु नंबर 5 है जब भारत में गोवा एक राज्य है, भारत में गोवा व दमनदीप का जब पुनर्गठन हुआ, क्या हुआ था? पुनर्गठन हुआ था। याद रखना किसका पुनर्गठन हुआ था? भारत में एक राज्य बना था गोवा और एक दमनदीप, उनका जब पुनर्गठन हुआ था 1987 में। याद रखना जब भारत में गोवा व दमनदीप का जब 1987 में पुनर्गठन 1987 में हुआ तब लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 निर्धारित की गई। समझ में आ गई बात? ये तो आपको मोटे मोटे तौर पर लोकसभा के बारे में आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम जब लोकसभा संविधान के अनुसार सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी। जब भारत में गोवा व दमनदीप का पुनर्गठन हुआ 1987 में, तब लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 निर्धारित की गई थी। तो अपन सबसे पहले किसके बारे में अध्ययन करें? लोकसभा के बारे में। आपको याद रखना है लोकसभा का गठन है वो संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार किया गया है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। लोकसभा एक निम्न सदन है और लोकसभा एक लोकप्रिय सदन है। जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी। जब भारत में गोवा व दमनदीप का पुनर्गठन 1987 में हुआ था उस समय लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 निर्धारित की गई थी। ये तो था लोकसभा के बारे में सामान्य परिचय। यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि लोकसभा का सदस्य बनना, यदि आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हो तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, किस योग्यता के आधार पर आप भारत के लोकसभा सदस्य बन सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इस प्रकार लिखना है। तो मैं लिख सकता हूँ लोकसभा सदस्य की योग्यता, लोकसभा सदस्य की योग्यता। यदि आपसे पूछा जाए कि लोकसभा सदस्य बनना चाहते हो तो उसकी सर्वप्रथम योग्यता क्या है, तो योग्यता नंबर 1 आप नोट करें, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। बिंदु नंबर 1 क्या कह रहा है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, तब जाकर वो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रख सकता है। नंबर 2 वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु जो सदस्य बन रहा है उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो, 25 वर्ष या इससे अधिक हो। नंबर दूसरा बिंदु क्या कह रहा है कि उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो। बिंदु नंबर 3 वह भारत के किसी भी तथा राज्य सरकार तथा स्थानीय स्वशासन
किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, बिंदु नंबर 3 हमारा ये कह रहा है कि वो चाहे भारत सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे हमारा स्थानीय जो शासन है, स्थानीय सरकार है, उसमें किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। बिंदु नंबर 4 क्या कहता है उसकी योग्यता के लिए? बिंदु नंबर ये 4 कह रहा है कि वह न्यायालय द्वारा किसी भी लाभ के पद पर न हो, वह न्यायालय द्वारा किसी भी लाभ के पद पर न हो तथा वह न्यायालय द्वारा पागल न घोषित हो। ये महत्वपूर्ण योग्यता है। ये क्या है बच्चों? महत्वपूर्ण योग्यता है किसकी? लोकसभा के सदस्य बनने की। अब सबसे पहले हमने देखा कि लोकसभा का गठन कैसे होता है। लोकसभा का निर्वाचन है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। फिर यदि आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हो तो आपकी क्या होनी चाहिए? ये योग्यता होनी चाहिए। इस योग्यता के अनुसार ही आप लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। अब देखो, लोकसभा ये योग्यता चुनाव हो गया। अब लोकसभा के अध्यक्ष के मान लो जब अब लोकसभा जैसे गठन हो गया, एक उदाहरण से समझा रहा हूँ। जैसे मान लो लोकसभा है, उस लोकसभा का गठन हो गया। लोकसभा का क्या हो गया? गठन हो गया, क्योंकि जो हमारी सदस्य संख्या अधिकतम है वो 552 है। अब इसमें 550 भी हो सकती है, 554 भी हो सकती है। मान लो मैं कह रहा हूँ कि लोकसभा का गठन हो गया। अब लोकसभा का जब गठन हो गया तो लोकसभा भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, याद रखना, भारतीय संविधान के आर्टिकल 109 के अंतर्गत एक लोकसभा अध्यक्ष होगा। लोकसभा क्या होगा? अध्यक्ष होगा। उस लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्य है वो क्या होगा? एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है, क्योंकि लोकसभा जैसे सदस्य बन गए, मान लो ये लोकसभा है, उस लोकसभा का क्या हो चुका है? गठन। और उन लोकसभा के सदस्यों में से जो चुनकर आ रहे हैं जनता द्वारा जो सदस्य चुनकर आ रहे हैं, उन सदस्यों में से ही एक सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ध्यान देना, जो सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं, जनता द्वारा चुनकर आए हैं, उन सदस्य में से ही एक सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। अब देखो, लोकसभा के अध्यक्ष है, उस लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर ऐसा भी बन सकता है कि लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य क्या होता है। तो नंबर 1 अपन बिंदु वाइज समझेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष का क्या कार्य होता है। अब हमने लोकसभा का गठन भी कर लिया, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता भी देख ली, लोकसभा का निर्माण कैसे होता है वो भी देख लिया। अब आपको ध्यान रखना है, लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य। अब लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो क्या कार्य करता है? नंबर 1 ये करता है कि लोकसभा का अध्यक्ष सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। नंबर 1, क्योंकि जो हमारी संसद है, उस संसद का जो ये निम्न सदन है, ये महत्वपूर्ण सदन है, और उस महत्वपूर्ण सदन की जो जितनी भी लोकसभा के अंदर कार्यवाही होती है, लोकसभा के अंदर जो भी बैठक होती है, उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का पहला काम क्या हुआ कि लोकसभा का अध्यक्ष सभी बैठकों की क्या करता है? अध्यक्षता करता है।
नंबर 2 क्या करता है, लोकसभा में सभी सदस्यों के प्रति सम्मान व अनुशासन व मर्यादा बनाए रखने का काम भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। दूसरा क्या काम है लोकसभा अध्यक्ष का, देखिए ध्यान दें। दूसरा कार्य ये है कि लोकसभा में जितने भी सभी सदस्य हैं उन सदस्यों को बैठक में बोलने का मौका देना, ये भी काम किसका है, लोकसभा अध्यक्ष का है। तथा सभी सदस्यों के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। लोकसभा के अंदर अनुशासन बनाए रखना, लोकसभा की मर्यादा भंग नहीं हो, उस मर्यादा का पालन करने के लिए भी लोकसभा के अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नंबर 3, तीसरा है लोकसभा में विभिन्न, देखो तीसरा बिंदु क्या कह रहा है कि लोकसभा में विभिन्न समितियां होती है। लोकसभा में विभिन्न समितियां होती है। लोकसभा में क्या होती है, विभिन्न समितियां होती है। उन समितियों के अध्यक्ष का निर्धारण भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस चीज़ का भी बिंदु नंबर 3 ऐसे नोट करके लिखना आपको। यदि आ जाए लोकसभा सदस्य कार्य, तो लोकसभा का अध्यक्ष संसद में होने वाली लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। नंबर 2 क्या कह रहा है कि लोकसभा में सभी सदस्यों के प्रति सम्मान व अनुशासन और मर्यादा रखने का काम भी उसका है। नंबर 3, लोकसभा में विभिन्न समितियां होती है। उन समितियों के अध्यक्ष का निर्धारण भी कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। नंबर 4, विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ चर्चा करके वाद विवाद का आयोजन भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस चीज़ का भी विशेष रूप से आपको क्या रखना है, ध्यान। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु क्या बोल रहा है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ चर्चा करके वाद विवाद का आयोजन भी कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब चौथा बिंदु क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष का ये दायित्व है कि जितने भी विधेयक बनते हैं, जितने भी विधेयक हैं, उन विधेयक के अंदर कौन सा धन विधेयक है या धन विधेयक नहीं है, कौन सा धन विधेयक है या धन विधेयक नहीं है, इसका निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि केवल और केवल ये लोकसभा अध्यक्ष के पास ही पावर है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष है। और ये केवल और केवल पावर किसको है, लोकसभा को ही पावर है, राज्यसभा को पावर नहीं है। इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष के यदि कार्य पूछें तो आपको ये कार्य महत्वपूर्ण रखना है। और उस कार्य में भी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, उसका निर्णय भी कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब देखो लोकसभा की यदि एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाए कि लोकसभा की शक्ति क्या क्या है, तो नेक्स्ट बिंदु अपना रहेगा लोकसभा की शक्तियाँ, कि लोकसभा के पास कौन कौन से पावर होते हैं, उसके बारे में भी अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहला लोकसभा की शक्तियाँ, हेडिंग रहेगा लोकसभा की शक्तियाँ। आप आराम से, ये एक प्रकार का मैं कह सकता हूँ 10th बोर्ड का अभी SST का पेपर होना है, और उस पेपर के लिए आप आराम से वापस अपनी तैयारी है वो अच्छे से कर सकते हैं। लोकसभा की शक्तियाँ,
हेडिंग है लोकसभा की शक्तियाँ। बड़ा क्वेश्चन आता है इसमें से, ध्यान देना। लोकसभा की शक्तियाँ, कि लोकसभा के पास कौन कौन से पावर होते हैं, कौन कौन सी शक्ति होती है। नंबर 1 जो लोकसभा की शक्ति है वो शक्ति है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति कौन सी शक्ति है? विधायी शक्ति। सबसे पहली जो लोकसभा की शक्ति है वो कौन सी है बच्चों? विधायी शक्ति। विधायी का मतलब होता है, विधायी देखो इस नाम से आपको समझना, विधायी का मतलब होता है कानून। कानूनी पावर कौन कौन से लोकसभा के पास? कानूनी पावर कह सकता हूँ या कानूनी शक्ति कह सकता हूँ, कानूनी शक्ति। अब देखो लोकसभा के पास में ये पावर है कि वो कानून बनाएगा। क्या बनाएगा? कानून। कैसे बनाएगा? सर्वप्रथम देखो लोकसभा के अंदर मान लो कोई भी कानून बनाना है, कोई भी क्या बनाना है? कानून बनाना है, तो उस कानून के अंदर लोकसभा प्लस पहले वो कानून पास किस में होगा? लोकसभा में होगा। उसके बाद में वो कहाँ पर जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। और राज्यसभा में यदि वो पास हो गया तो वो किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, ध्यान देना, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। तो आपको पहला बिंदु याद रखना है विधायी शक्ति। कौन सा रखना है? और विधायी शक्ति, और विधायी का मतलब है लोकसभा का ये कार्य है कि वो कानून बनाने का। हमारे देश में जो भी कानून बनते हैं वो कानून कहाँ बनते हैं? लोकसभा के अंदर बनते हैं। और लोकसभा में, लोकसभा और हालांकि संसद में बनते हैं, राज्यसभा में भी पारित हो सकता है लोकसभा। तो आप इसका यदि लोकसभा का आपको पूछा जाए तो सबसे पहले आपको लिखना है विधायी शक्ति। और विधायी शक्ति के अंदर वो लोकसभा प्लस राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर कोई कानून बनाते हैं। इसमें देखो संघीय जो हमारी व्यवस्थापिका है, संघीय व्यवस्थापिका प्लस राज्य व्यवस्थापिका, संघीय व्यवस्थापिका प्लस राज्य व्यवस्थापिका के लिए भी ये कानून बनाने का पावर है। वो किसको है? संसद के अंतर्गत इसको लोकसभा को है। नंबर दूसरा जो अपना रहेगा वो रहेगा वित्तीय शक्ति। क्या रहेगी? नंबर 2 वित्तीय शक्ति। लोकसभा के पास नंबर 2 पावर है बच्चों वित्तीय शक्ति। वित्त का मतलब होता है धन। वित्त का मतलब क्या होता है? धन। अब देखो मैंने अभी भी बताया था पहले कि मान लो कोई विधेयक पारित होता है, कोई विधेयक, विधेयक का मतलब बिल, कोई विधेयक पारित होता है। अब उस वो विधेयक पारित होता है तो उस विधेयक के ऊपर वो विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? क्या है? धन विधेयक। वो विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका केवल और केवल निर्णय है वो कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष है वो करेगा। इसलिए दूसरा आप बिंदु हो गया वित्तीय शक्तियाँ। क्या होगी? वित्तीय शक्तियाँ। नंबर तीसरी है कार्यपालिका पर नियंत्रण। तीसरी क्या होगी? कार्यपालिका। तीसरी होगी कार्यपालिका पर कंट्रोल, नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का काम भी किसका है? लोकसभा का है। किसका है? लोकसभा। क्योंकि कार्यपालिका देश में तब तक ही काम कर पाएगी जब तक लोकसभा में उसको बहुमत प्राप्त है। कार्यपालिका तब तक ही कार्य कर पाएगी, तब तक ही कार्य कर पाएगी, तब तक ही कार्य कर पाएगी जब तक लोकसभा में उसे बहुमत है। लोकसभा में उसे क्या है? बहुमत है। यानी वो बहुमत में है तब तक तो कार्यपालिका काम कर पाएगी। और इन सभी कार्यपालिकाओं पर नियंत्रण रखने का कार्य है वो किसका है? लोकसभा का है। और ये एक लोकसभा की महत्वपूर्ण क्या होगी? शक्ति होगी। अब देखो अगली है संविधान संशोधन की शक्ति। नेक्स्ट क्या है? संविधान संशोधन की शक्ति। देखो कानून बनाने का भी इसके पास पावर है। संविधान संशोधन की शक्ति, संविधान के अंदर यदि कोई पुराना आर्टिकल, उसमें कोई ढांचा है, उसको बदलना है, परिवर्तन करना है, कुछ नया जोड़ना है, वो पावर भी किसके पास में है? लोकसभा के पास में। क्योंकि लोकसभा के अंदर कोई भी विधेयक आता है उसको पारित करना है तो 1/3 बहुमत से वो क्या होना चाहिए? पारित। जब ये पारित हो जाएगा तो उसके बाद में वो कहाँ भेजा जाएगा? राज्यसभा में भेजा जाएगा। और राज्यसभा में भेजने के बाद राज्यसभा जब इसको पारित कर देगी तो वो राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। और राष्ट्रपति जब इसके ऊपर हस्ताक्षर कर देंगे तो संविधान के अंदर वो क्या हो जाएगा? संशोधन हो जाए। किसी भी ढांचे में बदलाव लाना चाहते हैं तो वो लोकसभा की शक्तियों में सम्मिलित है। और नंबर 5वां है निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य। 5 नंबर पे वो कार्य करेगा निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य। निर्वाचन मंडल
के रूप में कार्य, निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य। एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है कि लोकसभा की शक्तियों का उल्लेख कीजिए, लोकसभा की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो आपको बिंदु बना के लिखना है। बिंदु नंबर 1 विधायी शक्ति। विधायी शक्ति मतलब कानून बनाने का काम, जिसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति मिलकर संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका के लिए ये लोकसभा क्या करती है, कानून बनाती है। नंबर 2 इसके पास में वित्तीय शक्ति क्या है, कोई विधेयक जब पारित होता है तो वो धन विधेयक है या नहीं है उसका निर्णय भी कौन करता है, लोकसभा के पास में ये पावर है। नंबर 3 बिंदु आ रहा है कार्यपालिका पर नियंत्रण, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि कार्यपालिका जब तक कार्य कर पाएगी तब तक लोकसभा में उसको क्या प्राप्त है, बहुमत प्राप्त है। और नंबर 4 संविधान संशोधन की शक्ति, यदि हमारे संविधान में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो परिवर्तन कैसे होगा, वो लोकसभा के अंदर एक प्रस्ताव लाया जाएगा, उस प्रस्ताव को पास करना होगा, फिर वो प्रस्ताव राज्यसभा में भेजा जाएगा, राज्यसभा वो प्रस्ताव पास हो जाता है उसको कहाँ भेजा जाएगा, राष्ट्रपति में भेजा जाएगा। और इस प्रकार संविधान संशोधन की प्रक्रिया की शक्ति भी किसके पास में है, लोकसभा के पास में। नंबर 5वां बिंदु है निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य। किसके निर्वाचन मंडल के रूप में काम करता है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के रूप में ये कार्य करता है। कैसे, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, मनोनीत मैंने नहीं बोला है, लोकसभा के सभी, क्योंकि वो जो चुनकर आते हैं वही, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस 3 इसमें भाग कौन रहता है, राज्य विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये लोकसभा का ये काम है कि ये तीनों मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव है वो क्या करवाते हैं, संपन्न करवाते हैं। तो आपको निश्चित रूप से ये समझ में आ गई होगी कि लोकसभा की शक्तियां कौन कौन सी होती है। आप फिर से एक बार ध्यान से देखें, आपके बहुत महत्वपूर्ण है। 7 नंबर का एक बहुत निबंधात्मक प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है, चाहे वो लोकसभा से बनो, राज्यसभा से बनो, चाहे राष्ट्रपति से बनो, चाहे उपराष्ट्रपति से बनो। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि लोकसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है। लोकसभा है वो निम्न सदन है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उनके सदस्यों को चुना जाता है। ये सारी चीज़ें हमने इनके बारे में अध्ययन की। तो कल फिर से अपन नेक्स्ट एक टॉपिक के साथ में हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।